नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। G20 का दिव्य और भव्य आयोजन पूरी दुनिया ने देखा। भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत ने डिक्लेरेशन में जिस तरह सहमति बनाई, उस कूटनीति की तारीफ की जा रही है। G20 के आयोजन से पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, लेकिन देश में G20 के आयोजन को लेकर सियासी घमासान है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सोने चांदी की प्लेट में मेहमानों को खाना क्यों खिलाया गया, भारत मंडपम में पानी क्यों भर गया, गरीबों के घरों को क्यों छिपाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में न्योता क्यों नहीं दिया गया, दिल्ली में लॉकडाउन की तरह पाबंदियां क्यों लगा दी गई, मेहमानों का स्वागत ठीक तरीके से क्यों नहीं किया, उनकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, पत्रकारों को सवाल पूछने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, और अंत में विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इस शान शौकत से भरपूर G20 से हासिल क्या हुआ। दावा यह किया जा रहा है कि G20 के आयोजन में अनाप शनाप हिसाब से खर्च किया गया। कांग्रेस के दावे के मुताबिक पिछले साल इंडोनेशिया बाली में जो समिट हुई थी G20 की, उस दौरान सिर्फ 364 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं दिल्ली में इस साल जो बैठक हुई है G20 की, इस पर सरकार ने 4100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार ने अपनी इमेज चमकाने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा दिया है, यह आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि सरकार इनमें से कई दावों को खारिज कर रही है, कई दावों को भ्रामक बता रही है, उन्हें फर्जी करार दे रही है। यह भी कह रही है सरकार कि विपक्ष इस तरीके की बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का मान बढ़ाने वाले आयोजनों पर राजनीति होनी चाहिए? जैसे G20 में अमेरिका और रूस के बीच एक सहमति बन गई, उसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस भी इन अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को लेकर आखिर हाथ क्यों नहीं मिला लेती। तो आज शो में यही तमाम सवाल उठाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहाँ पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उस पे सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे, भगवान ने कह दिया, अपना अहंकार कम करो, इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश को आगे रखो। विश्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। नेता, बाहर के नेता, सभी ग्लोबल लीडर्स ये मानते हैं कि अगर मोदी जी ने कोई बात कही है तो उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। 3200 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनी है, 3200 करोड़, और एक नई बनी हुई बिल्डिंग के अंदर अगर पानी भर जाए तो आप उस इंजीनियर को, उन अफसरों को, उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या कहेंगे? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर कहेगा नहीं साहब देखो पानी निकाल तो दिया? अरे भाई पानी भरा क्यों? इंटरनेशनल इवेंट है, वहाँ पे पानी भरना बहुत शर्म की बात है। और एलजी साहब कह रहे हैं मैं 50 बार इंस्पेक्शन कर चुका हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे देश की छवि खराब होती है। मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि ये अब तक का सबसे सफल G20 समिट था। नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास रचा है वो मात्र इतिहास की किताबों के लिए नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास के लिए भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उल्टा को क्या फायदा है? लोगों को बुला के इतना खर्चा करके देश का पैसे बर्बाद कर, देश को श्रेष्ठ बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी कोई भारत के हैं क्या? वो चारा चोर वाले आदमी हैं। भारत को तोड़ने का नेतृत्व लालू प्रसाद जी सब दिन करते रहे। अगर खड़गे जी को आमंत्रित करते तो हमारी और शोभा बढ़ती और दुनिया देखती कि विश्व पटल के स्थल पर भारत एक है, भारत एक है। खड़गे साहब को पिछली बार जब लाल किले बुलाया था और नहीं आ पाए थे, उन्होंने कहा कोई आंख में तकलीफ है,
तो मैंने कहा था मेरे पास अच्छा आंख का डॉक्टर है, पर कहीं वो चले गए उस दिन किसी और कार्यक्रम में, तो लोगों ने कुछ और बोला। आई थिंक ही हैज मिस्ड सम अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे लोग मिल जाते उनको, शायद वो अध्यक्षता करने की कांग्रेस पार्टी में उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिल जाती। दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, यह संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। आइए आपको परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों से। आज के शो में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा, हमारे साथ आरएलजेडी के महासचिव माधव आनंद आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अलका लांबा, शुरुआत में आपसे करूंगी। कूटनीति का G20 खत्म और सियासत का G20 शुरू। सियासत का G20, इंडिया गठबंधन का G20, जिसमें घिराव के 20 मुद्दों के साथ सरकार को घेरा जा रहा है। क्यों? अच्छा, कुछ दिक्कत आ गई है, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी अलका लांबा से, लेकिन राजकुमार भाटी जी, यही सवाल आपसे भी बनता है सर। ये कूटनीति का G20 खत्म तो सियासत का G20 क्यों शुरू कर दिया है आप लोगों ने? रोमाना जी, एक तो इस सवाल का हमें बार बार सामना करना पड़ता है। कोई कहीं किसी बेटी के साथ दुर्भाग्य से कोई गलत घटना हो जाए, बोले बेटियों पर राजनीति कर रहे हैं। अब कोरोना आया तो बोले बीमारी पर राजनीति कर रहे हैं। कहीं भुखमरी की बात करें तो भुखमरी पर राजनीति कर रहे हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, हम उसमें हस्तक्षेप करें, बोले धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर बात पर राजनीति होती है। कोई विरोध कर रहा हो तो अलग बात है। G20 का किसी ने विरोध तो नहीं किया, किसी ने निंदा तो नहीं की, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कार्यक्रम हुआ है, अच्छी मीटिंग हुई है, पूरे देश का मान बढ़ा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ऐसे कह के पेश करते हैं और उनका समर्थक जो एक मीडिया का हिस्सा है, जो उनका घोर समर्थक है कि मोदी जी ने इतिहास रच दिया। भाई ये G20 20 देशों का संगठन है, हर 20 साल में ये रोटेशन में अध्यक्ष बनते हैं देश, हर 20 साल में नंबर आता है। 2003 में हमारे यहाँ हुआ था, 2023 में हमारे यहाँ नंबर आ गया, 20 साल बढ़िया। तो फिर मतलब आप ये मान रहे हैं कि अच्छा कार्यक्रम हो गया है, देश का मान सम्मान बढ़ा है, आप ये मान रहे हैं? क्योंकि आप ही के इंडिया गठबंधन वाले साथी वो तो एक के बाद एक खामियां गिना रहे हैं उसमें। वो तो कह रहे हैं साहब भारत मंडपम जहां पर आयोजन हो रहा था वहां जी आइए, कार्यक्रम अच्छा हुआ, लेकिन अगर कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई गंभीर व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, कोई समझदार व्यक्ति प्रधानमंत्री होता, तो इससे ज्यादा शानदार होता और देश की ज्यादा उपलब्धि होती। इन्होंने पहली बात तो अंधाधुंध इस पर खर्च किया है, और अभी तो CAG वगैरह की रिपोर्ट आनी शुरू हुई है पिछले कार्यक्रमों की। बड़े घोटाले इस सरकार में हुए हैं, अंधाधुंध खर्च करने की जरूरत है। 4100 करोड़ का तो आंकड़ा वो है जो बजट में खर्च हुआ है। इसके अलावा आसपास आप देखिए, नोएडा गुड़गांव में कितना रुपया खर्च हुआ है। नोएडा ने गेट नोएडा नहीं कर दिए 4-5 हजार करोड़ तो खर्च इसके नाम पे। ठीक है। और जो ये आपने किया, पर्दे लगा दिए। रोमाना जी, बस 10-20 सेकंड लूंगा केवल। आपने पर्दे लगा दिए, गरीबी को छिपा रहे हैं आप पूरे। आजकल कुछ ऐसी चीज बची है जो मीडिया से छिप जाएगी, मीडिया की नजर से, दुनिया से छिप जाएगी। दुनिया में एक गलत संदेश गया है कि भारत में महागरीबी है, गंदगी है, जिसे पर्दे लगा के छिपा गया। प्रेस के सामने आप आए नहीं, पूरी दुनिया की प्रेस आलोचना कर रही है। CNN के वो रिपोर्टर की रिपोर्ट आपने जरूर देखी होगी, बहुत वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं G20 को लेकर, जगह जगह अपने होर्डिंग लगाए हैं, अपने उस पर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये अब जो चीजें हैं, अभी वहां गए ये हमारे बाइडेन जी, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम में जाते ही बोल दिया। ठीक है, आपने काफी मुद्दे गिना दिए, जरा इन पर ही पहले जवाब ले लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब, यहाँ पर मुख्य बात जो कही जा रही है भाटी साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं कार्यक्रम तो अच्छा हुआ है, लेकिन वो जिस तरीके से उत्तर भारत में एक कहावत है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, कह रहे हैं साहब खर्च भी तो देख लो ना। ऐसा अंधाधुंध खर्च किया है कि कहाँ पिछले साल जो इंडोनेशिया बाली में हुआ था वो 300 कुछ करोड़, और हमारे यहाँ जो बजट बताया जा रहा है वही
4100 करोड़। सैयद जफर इस्लाम, अंधाधुंध पैसा बहा दिया पानी की तरह। क्या बोला? 4100 करोड़ जी कि 4100 करोड़ बोला? क्या बोला? 4100। दोनों फर्क है, इसलिए पूछ रहा हूँ 4100 करोड़ आंकड़े में। 4100 करोड़। हाँ, तो अब जवाब देता। हाँ, तो 4100 और 4100 करोड़, 1000 करोड़ में फर्क है। तो एक मिनट में जिसकी जवाब देता हूँ। पहले तो 12 लाख के घोटाले इनको साथ लाने में कामयाब होते हैं। 12 लाख घोटाला इस देश का लूटा, देश का मान सम्मान गिराया, देश के पूरे दुनिया में थू थू करवाया। 2012, 13, 14 में आप देखिए किस तरह से पूरे दुनिया में थू थू हो रही थी। क्या भाटी साहब आप बोल रहे थे, उन्होंने बीच में नहीं टोका। तो प्लीज अपनी बारी पर बोलिएगा सर, उनको सुन लीजिए, फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है, आइए जफर इस्लाम। ये CNN की बात कर रहे हैं मीडिया। उस वक्त के पूरे दुनिया की मीडिया उठा के देखिए, इस देश के गवर्नमेंट के बारे में बोला जाता था गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स। और कांग्रेस पार्टी के बारे में खासकर बोला था पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स। तो ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के प्रेस में छपता था पॉलिसी पैरालिसिस, देश को लूटा जा रहा है। 12 लाख करोड़ का गबन किया और आज आप साथ बैठे हुए, जिसके साथ लड़ते थे कांग्रेस के खिलाफ लड़के आप वहां पर सरकार बनाया उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के साथ बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ाई करके लेफ्ट के साथ बैठी हुई है। आप देखिए जरा, नीतीश कुमार लालू के साथ लड़े, लालू के साथ बैठे हुए। अरे आपने जिसके साथ लड़ाई की उसके साथ सिर्फ इसलिए कि देश आगे बढ़ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। अगर 4100 करोड़, ये तो सरकार बाद में बताएगी कि कितना खर्चा हुआ है, ये आपके झूठ का पर्दाफाश करेगी। लेकिन अगर 4100 करोड़ खर्च करके और पूरे दुनिया में उसका जो है देश का मान सम्मान बढ़ता है, तो हर व्यक्ति देश का बोलेगा कि 41 करोड़ 100 करोड़ खर्च करना चाहिए। हालांकि बहुत कम खर्चा हुआ है, बहुत कम खर्चे में हुआ है, लेकिन आपकी बात तो आप कह रहे हैं कि 4100 करोड़ अगर खर्च हुआ भी है इस आयोजन के लिए, तो क्योंकि इतना दिव्य और भव्य ये आयोजन था, तो हर भारतवासी इस पर गर्व महसूस करेगा। एक सेकंड सर, मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है और मुद्दे बहुत सारे हैं। हम देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं संजीव झा, वो इस वक्त मौजूद है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यतः जिस मुद्दे को उठाया गया वो भारत मंडपम, एक नई बनी हुई इमारत, भव्य तरीके से बनी हुई इमारत, जिसे बनाने में 3200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और आम आदमी पार्टी कहती है कि साहब ये कैसी इमारत बना दी, पानी भर गया, पानी भर गया। संजीव झा जी, क्या है आपके आरोप, बताइए ना जरा। देखिए, मुझे लगता है कि इसके कई सारे पहलू हैं और उसको कई तरह से देखना होगा। आप जो कह रहे हैं वो भी एक बात थी कि दिन रात इसके इतने बड़े खर्चे के बाद अगर कोई भवन बनाया जाता है और पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई छोटी ऐसी गलती ना रह जाए जिससे हमारी, हम सबकी और देश का नाम खराब हो। इस बात का ध्यान तो रखना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है कि बाकी साथियों भी उठ रहेंगे कि जरूरी बात ये भी है कि एक बात समझिए कि आयोजन में जो एडवर्टाइजमेंट में किया जा रहा है, हर 50 मीटर पर देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे देशवासी को क्या मिल रहा है। अब क्या इस देश का इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्या इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्या इस देश के जो बाकी मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है महिमा मंडन तो ठीक है। अब देखिए ना कि अभी वियतनाम में जाकर के जो कुछ भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, मुझे लगता है कि आपको इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी चूक ना हो जिससे देश की मान सम्मान या देश के ऊपर सवाल खड़े हो जाएं। तो मुझे ये लगता है कि आज तो इस बात को देखिए आकलन तो करना ही पड़ेगा ना कि आखिर हमारे देश के जो मुद्दे हैं या आखिर इस देशवासियों को इससे क्या मिल रहा है, दोनों बातें तय करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ मैं इस मुद्दे पर। जवाब ले लेते हैं जरा सैयद जफर इस्लाम साहब से कि वो भारत मंडपम में जिस तरीके से पानी भरा, उसकी चूक से लेकर वो जो बाइडेन साहब ने जो वियतनाम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां तक विपक्ष कटघरे में मोदी सरकार को ही खड़ा कर रहा है कि साहब ये कैसे इंतजाम थे, और कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो लेने देते यहाँ पर। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इनको लगने लगा कि भारत की, अब तक मोदी नॉमिक्स देखा था, अब कूटनीति में भी भारत जो है, प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि कूटनीति कैसे होती है, विदेश नीति कैसे होती है, उसका भी प्रमाण जो आपके सामने रख दिया। तो इनके पास मुंह में कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आप छोटी छोटी बातों को उठा के अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं,
अपने देश को नीचा गिराने की कोशिश में अपने आप को लोगों की नजरों में गिर छोटी जाइएगा। बात है कि देश सबसे जो है बड़े गर्वान्वित लोकतंत्र है। के आप अंदर देश के सबसे पुराने लोकतंत्र के अगर मुखिया आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं जिस मुद्दे को विपक्ष यहां पर उठा रहा है, वो आगे जब वियतनाम पहुंचते हैं तो वो वहां जाकर प्रेस से बात करते हैं। ये कटाक्ष कर रहा है ना विपक्ष आपकी सरकार पर, इस पर जवाब दीजिए। नहीं, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां करना वहां करना ये उनका अपना शेड्यूल बना रहता है। उसमें कोई किसी को जो हेड ऑफ स्टेट 11 तारीख को भी अब सऊदी अरब के जो प्राइम मिनिस्टर है और क्राउन प्रिंस है वो आज रुके, इनका शेड्यूल था यहाँ रुकने का। ऋषि सुनक चले गए और भाई बाकी फ्रेंच प्रेसिडेंट चले गए, भाई अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से जिनको जाना था जैसे गए, जहां उनकी थोड़ी से जितने समय में उनको यहाँ रहना था और रहे, जितने समय उनको कवर कहीं और करना था उन्होंने किया, अपने हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाया। कोई हम जोर जबरदस्ती करके थोड़ी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करा सकते थे। लेकिन बाइडेन ने भी कहा बेबुनियाद वाले मुद्दे जो है वो विपक्ष जबरदस्ती उठा रहा है, इसको खींच माना जाए। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ी है और काफी इंतजार के बाद जुड़ी है। मैं आ रही हूं सैयद जफर इस्लाम साहब, आप ही को जवाब देने हैं सारे। अलका लांबा जी, बेबुनियाद मुद्दों को जबरदस्ती उठाकर खींच विपक्ष इस रूप में अपनी मिटाता हुआ नजर आ रहा है कि साहब वैश्विक कूटनीति के जरिए क्या घरेलू राजनीति में कद बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इसी से विपक्ष परेशान है क्या? रोमाना जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी धन्यवाद। रोमाना जी, देश के प्रधानमंत्री आज मोदी जी होते हैं और सरकार उनकी है। कोई और भी प्रधानमंत्री होता और सरकार किसी और की भी होती तो G20 का आयोजन भारत ही कर रहा होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये विश्व गुरु का जो तबका है वो ब्राजील के हाथ में सौंप दिया गया है। अब G20 जो है वो अब 24 जो है अगले साल ब्राजील में होगी। बात यह है कि इस पे अब एक दाग लग चुका है। एक भव्य आयोजन पे एक धब्बा भ्रष्टाचार का। बजट था 990 करोड़ का, खर्च कितने करे? 4100 करोड़ रुपया, 4100 करोड़ रुपया। और उसी हम लोगों ने भव्य आयोजन जहां हुआ उसे पानी में डूबते हुए भ्रष्टाचार की बलि करते हुए देखा। जवाब देना होगा। जो बाइडेन ने यहाँ पर आकर क्या कहा, मानवाधिकार की रक्षाओं की बात की और प्रेस की फ्रीडम की बात। यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये यहाँ नहीं कहने दिया गया उन्हें। वो वियतनाम जाते हैं सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। तो जो बाइडेन कह रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो यहाँ पर जो है साबित खुद नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया कि हम किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, हम खुद भी प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देंगे। मालूम नहीं प्रेस सवाल करना चाहता था या नहीं, आपको याद होगा। नहीं, लेकिन अलका लांबा जी, आपके पास ये जानकारी कहां से? क्योंकि अभी आपने सुना सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि साहब सबके अपने अपने पहले से अपने सबके प्लान्स थे, स्केड्यूल्स थे। वियतनाम जाना था जो बाइडेन को, वो पहले से तय था कि वो G20 समिट के बाद सीधे अमेरिका नहीं जाएंगे, वो वियतनाम ही जाना था उनको। ये तो उनके आने से पहले से शेड्यूल था। ऐसा थोड़ी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो वियतनाम गए। जी, तो बीजेपी के प्रवक्ता को आप ही को कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, मुझे मौका दिया। अमेरिकन प्रवक्ता जो थी उसने खुद कहा कि जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, अमेरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, तो पक्षीय वार्ता को पब्लिक और सवाल दो के जवाब देना चाहता है, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली। इसलिए अब हम वियतनाम जाएंगे। ये भारत की धरती में अमेरिका प्रवक्ता ने खुद कहा है। नहीं तो कारण क्या है बता दीजिए, क्यों मीडिया को दूर रखा गया? क्यों राष्ट्र प्रमुखों के साथ देश के प्रधानमंत्री आज तक 9 सालों में प्रेस वार्ता से डरते रहे, सवाल लेने से डरते रहे? और आज फिर एक बार जब उनके पास एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुद्दा था, अवसर था, वो फिर चूक गए और साबित हो गया कि देश में प्रेस फ्रीडम नहीं है, सवाल पूछ नहीं सकते। और किस तरह से एक सबसे बड़ी पार्टी के नेता वो दलित है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आदिवासी राष्ट्रपति पसंद नहीं, इसलिए उद्घाटन में नहीं बुलाया। आपने G20 में कांग्रेस के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित है। हाँ, आप सोने और चांदी की प्लेटों में खाना परोसिए, लेकिन महंगाई कितनी है आज? कितनी महंगाई? आज बेरोजगारी दर 8% बढ़ चुकी है इस देश में। आप गरीबी को ढक सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को नहीं ढक सकते। ठीक है, G20 खत्म हो गया, ठीक है, इस मुद्दों पर लौटना होगा, जवाब देना होगा। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ आप जो सवाल उठा रही है। जल्दी से जरा माधव आनंद के पास चलेंगे, लेकिन माधव आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इवेंट था, ये तो देश का इवेंट था ना। जो सम्मान दुनिया भर में हो रहा है वो तो देश का सम्मान हो रहा है ना। और देश में हुए एक ऐसे इवेंट जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, उस पर ये पक्ष विपक्ष ये क्यों हो रहा है? जब
अमेरिका और रूस में भारत सहमति बना सकता है G20 समिट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस को लेकर एक सहमति नहीं बन सकती थी? साथ साथ मिलकर पक्ष विपक्ष इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकते थे? माधव आनंद, कहां चूक हो गई? रुमाना जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में पहचान दिलाने एवं G20 के सफल आयोजन के लिए कोटि कोटि आभार अपने बिहार एवं समस्त भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो बॉडी लैंग्वेज दिखा, जो कॉन्फिडेंस दिखा, जो डिप्लोमेसी दिखी, मुझे लगता है भारत के इतिहास में आदरणीय मोदी जी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। एक एक मिनट का सदुपयोग किया गया। जहां देखिए कितनी डिप्लोमेसी, हम लोग कहते थे कि वाजपेयी जी की डिप्लोमेसी, मैं निश्चित रूप से वाजपेयी जी की डिप्लोमेसी को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है कि मोदी जी वाजपेयी जी के डिप्लोमेसी से भी आगे बढ़ चुके हैं। यानी इतने अच्छे ढंग से सब आयोजन करना, एक एक जो लीडर, ग्लोबल लीडर थे, सबके साथ सामंजस्य स्थापित करना, ज्वाइंट डिक्लेरेशन को पारित करवाना, यह दिखाता है कि मोदी जी की कूटनीति आज के डेट में सबसे अच्छी है। अब जहां तक लेकिन सवाल ये कि ये कैसी डिप्लोमेसी है जो अपने घर के लोगों को ही साथ नहीं रख पा रही है? ये कैसी डिप्लोमेसी है जो दुनिया में रूस और अमेरिका को तो फिर भी एक मंच पर सहमति बनाने के लिए राजी कर पा रही है, लेकिन देश में जो विपक्ष है उसी को साध नहीं पा रही है? इस पर सवाल पूछा जाएगा ना माधव आनंद जी, यही सवाल था मेरा। रुमाना जी, विपक्ष तो मोदी फोबिया से ग्रसित है और इस मोदी फोबिया का कोई इलाज भी नहीं है। मोदी फोबिया का कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज बीमारी हो चुका है विपक्ष के लिए। तो ये लोग अनर्गल बातें करेंगे, देश को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। इतना अच्छा इवेंट हुआ, देश गौरवान्वित हो रहा है। आज क्या खर्चे पे बहस हो रही है? किसी आप मोदी फोबिया का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ हेगड़े साहब भी मौजूद है, लेकिन हेगड़े साहब, शरद पवार साहब तो कह रहे हैं कि चांदी सोने के बर्तनों में खिलाया जिस तरीके से विदेशी मेहमानों को, ये सरकार बीमार है। रोमानंद जी, क्या है कि पूरी देश और दुनिया बात कर रही है यूक्रेन डिक्लेरेशन के बारे में, वर्ल्ड डिप्लोमेसी के बारे में, एनर्जी के बारे में, क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में। हम और हमारे यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि सोने का प्लेट। अरे खाने पीने के वजह से तो आपको 2014 तक लोगों ने निकाल दिया। ये सब अब छोड़ दो, कुछ बड़ा सोचो। और आज मोदी जी जो है उन्होंने विश्व में अपना नाम किया है और भारत देश को पूरे विश्व में एक सुपर पावर बनाया है। ये लोग छोटे छोटे सोचते ही रहेंगे और जग कहाँ गया है, विश्व कहाँ गया है। आज जो राष्ट्रपति है बाइडेन, उन्होंने प्रशंसा की, सुनक जी ने प्रशंसा की, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रशंसा की, आज क्राउन प्रिंस सऊदिया के आए, उन्होंने प्रशंसा की, पूरा जग प्रशंसा कर रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पर लोग हैं ये छोटी छोटी बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमारा देश पीछे जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब आप महत्व नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के ये आरोप आपको बिल्कुल महत्वहीन नजर आ रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी? बिल्कुल, आप बड़े पिक्चर देखो ना, आप क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, जग क्या सोच रहा है आपके बारे में, आप खुद। मैं फिर से अलका लांबा के पास चल रही हूँ, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। अलका लांबा जी, वो अमेरिका प्रवक्ता वहां की वो आपको सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो साथी हैं, वो कह रहे हैं जिस तरीके से डंका हिंदुस्तान का बज रहा है वो विपक्ष नहीं सुन पा रहा है क्या? अमेरिका रूस को एक साथ सहमत करने में भारत कामयाब हो गया। विश्व गुरु की भूमिका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभा दी, वो नहीं देख पा रहा है क्या विपक्ष? और इससे तो मान सम्मान हिंदुस्तान का बढ़ रहा है, ये भी नहीं देख पा रहा है क्या विपक्ष? अब मेहमान अगर आए और उन्हें सोने चांदी की परातों में अगर खाना परोसा भी गया है तो फिर इस पर आपत्ति क्यों है? भाई घर में कोई आता है तो अच्छे ही बर्तन निकाले जाते हैं ना, उसी में उन्हें खाना खिलाया जाता है। रोमाना जी, ये जितने लोग सत्ता में बैठे हैं ना, सत्ता की मिलाई खा खा के इनको मोदिया बिंद हो चुका है। ये देश की सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, मोदिया बिंद से ग्रसित है, क्योंकि इन्हें देश में बेरोजगारी नहीं दिख रही, महंगाई नहीं दिख रही, गिरता रुपया नहीं दिख रहा है। सेना के जवान जो छुट्टी पर गए, आज आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड में, सुनिएगा, आपने हमारे सेना के जवानों को आरएसएस संघ का प्रचारक बना दिया कि छुट्टी पर जाएंगे
तो सरकार का प्रचार करना है। मोदी मय हुआ है, भारत नहीं, भारत की चर्चा नहीं हुई। मोदी मोदी, पूरा दिल्ली राजधानी पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था और मोदी के पोस्टरों से पटा हुआ था। इतिहास और देश को बनाने में स्वतंत्रता सेनानियों का, इस देश के करोड़ों वैज्ञानिकों का, करोड़ों जवानों का, करोड़ों स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों का खून शामिल है। एक की तस्वीर लगाकर, चाहे अटल जी की ही लगा देते भारत रत्न की, उनका भी कुछ योगदान है कि आजादी के 75 साल सब कुछ मोदी जी ने ही किया है। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूं। इतिहास को आप गवा रहे हैं और आप कह रही हैं प्रवक्ता अमेरिका की बात कर रहे हैं। अरे हमारे टीवी एंकरों को, मीडिया के पत्रकारों को बोलने ही कहाँ दिया कर मोदी जी के पीछे दौड़ रहे हैं और धक्के पड़ रहे हैं। एक सवाल मोदी जी से मीडिया ने किया और जवाब मिला हो, चुनौती देती हूँ, दिखा दीजिए कि मोदी जी ने मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, विदेशी मीडिया छोड़ दीजिए, वो तो बेनकाब करता है। बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हैं। सैयद जफर इस्लाम ने सारी शिकायतें सुन ली हैं, लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इस वक्त विपक्ष को अखर रही है बात, वो ये है कि साहब मुद्दा कूटनीति का था, लेकिन उससे घरेलू राजनीति साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हर तरफ जहां देखो दिल्ली में जगह जगह वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स और सब पर नरेंद्र मोदी का चेहरा। इस बात का जिक्र पहले संजीव जी भी कर रहे थे और अलका जी ने भी कर दिया। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, कूटनीति पहले तो मोदीनॉमिक्स में और अब कूटनीति में उन्होंने अपना सिक्का मनवा लिया। ये देश को लूटने वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं अलका लांबा जी, जिन्होंने 12 लाख गबन किया था, 12 लाख करोड़ गबन किया था। अरे मात्र 4100 करोड़ की जब ये बात करती है और देश का इतना बड़ा बोलबाला हो रहा है, तो इनको दुख हो रहा है इसलिए कि परिवार का बोलबाला नहीं हो रहा। पूरे देश में देखिए 70 सालों इन्होंने राज किया तो सिर्फ अपने परिवार के वालों को ही नाम दिया है। उस वक्त भूल गए कि यहाँ पर देश के और बहुत बड़े आइकन्स थे जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपने कुर्बानी दी है और उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, लेकिन उनके नाम कभी इनको याद नहीं है। उन सारे नाम आज याद आ रहे हैं जब इनको परिवार का नाम सब लोग भूलने लगे हैं, तो इसलिए याद आ रहे हैं। सर, तो यही तो सवाल है, तो क्या बीजेपी भी वही कर रही है जो पहले कांग्रेस किया करती थी कि सिर्फ एक परिवार और अब बीजेपी में सिर्फ एक व्यक्ति। आप लोग वही कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस को। यही तो वो सवाल पूछ रहे हैं। रोमाना जी, आज देश में, अरे सुनिए, आज पूरे देश में उठा के देख लीजिए, हर जगह पे जो देश के जितने महानुभाव हैं रहे हैं आज और पहले थे, उनका नाम बढ़ाया जा रहा है। आज देखिए, जिन लोगों को वो भूल चुके थे उनका नाम उजागर कर रहे। हमारी पार्टी से नहीं थे, सरदार पटेल जी हमारे पार्टी के नहीं थे, बाबा अम्बेडकर साहब हमारे पार्टी के नहीं थे, लेकिन हम उनका नाम आगे उजागर कर रहे हैं इसलिए कि उन्हें जो प्यार, मोहब्बत, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो इन लोगों ने नहीं दिया परिवार के लिए। गांधी, नेहरू, बस ये कि इंदिरा गांधी या नेहरू जी का नाम, या राजीव गांधी या नेहरू जी का नाम, इंदिरा गांधी, और क्या था, स्कूल, कॉलेज, सड़क, ब्रिज, जो भी देखो सब वही, उसके अलावा कुछ, अस्पताल देखो वही, सब कुछ। आज सबका नाम आप कह रहे हैं कि साहब ये भारतीय राजनीति की यही परिपाटी रही है ना, कांग्रेस के जमाने में, यही कह रहे हैं ना आप। मैं अलका लांबा आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा जल्दी से संजीव झा का पहले रुक कर लेते हैं। संजीव झा कुछ कहना चाह रहे हैं इस चर्चा में, उसके बाद मैं आ रही हूँ दोबारा आप लोगों के पास। संजीव जी आइए। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, आज मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक बात बताइए, बीजेपी के ही शासनकाल में चाहे सूची स्कैम को हो, कोई स्कैम को, सबको स्कॉट फ्री कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात, मुझे याद है कि 2014 में प्रधानमंत्री जीत कर आए थे तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था G20 का सम्मेलन। वहां जाकर कहे थे कि हम सभी मेंबर्स को ये कहना चाहते हैं कि हम जो विदेशों में सेल कंपनियां बन रही हैं उसको हम खत्म करना चाहते हैं, आप मुझे मदद करें। टैक्स हेवन में जो पैसा जा रहा है इंडिया का, उसको हम खत्म करना चाहते हैं, आप उनको मदद करें। एक बात बताइए, अब 2023 में हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ, क्या उस सेल कंपनी पे चर्चा हुई? क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, पता है पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त को वही सेल कंपनी अगर टैक्स हेवन कंट्रीज में बनवा रहे हैं। क्यों नहीं उसको प्रपोजल पास हुआ? क्यों नहीं कहा कि भाई टैक्स हेवन कंट्रीज में जितनी भी कंपनियां इस तरह इलीगल पैसे जमा कर रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब एक ही आदमी के पास में चाहिए वो है इनके दोस्त गौतम अदानी। तो मेरा ये कहना कि प्रधानमंत्री केवल अपना महिमा मंडन किए हैं यहाँ। आप देखिए, आप G20 अलग अलग देशों में हुआ, आप देखिए हर एक स्टेट हेड के साथ ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट आता था,
हम तो कह रहे हैं भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका का वहां का प्रेस सेक्रेटरी ये कह रहा है कि हमारे खबर आ रही है कि लगातार प्रयास किए गए कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आए और नहीं आया। अभी द गार्जियन ने ब्रिटेन में एक न्यूज छापी है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनको उम्मीद के हिसाब से मोदी जी से बातचीत नहीं हो पाई और वो बहुत खुश नहीं है। तो आप आखिर क्या छुपाना चाह रहे हैं? अपने महिमा मंडल उनको लगा कि ऐसी कोई बात ना आ जाए जो हो रहा है वो कोई सच आके बोल न दे, तो आपने प्रेस से दूर रखा और आपने अपने देश के प्रेस को अपने महिमा मंडल में लगा दिया। तो मुझे ये लगता है, और जो बात बाइडेन साहब कह भी रहे थे कि प्रेस की इंडिपेंडेंस को अगर बनाकर रखेंगे तो इससे देश डेमोक्रेसी मजबूत है, डेमोक्रेसी आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं जवाब करता है, मैं जवाब ले। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब, सच्चाई सामने आने नहीं दी, सच्चाई छुपाई, चाहे वो पर्दे लगा देना हो दिल्ली में जगह जगह या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होने देना हो, ये विपक्ष के आरोप हैं और जो दिखा वो दिखावे से ज्यादा और कुछ नहीं, ये विपक्ष का आरोप है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, लेकिन आज नहीं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई दुनिया में है आज फॉर एक, अरे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उसका कोई G20 में कोई इसका ये नहीं है। G20 का जो अचीवमेंट है वो डिक्लेरेशन को देखा जाता है, क्या डिक्लेरेशन है। नहीं, G20 में देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन के लिए अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दिलाई, ये अचीवमेंट है। G20 जो आपने अभी अमेरिका और पूरे सारे देशों ने मिलकर एक कॉरिडोर की बात की है। सुनिए, G20 जो है वो G20 जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज के लिए जो देश है साथ, तो हमने कॉरिडोर की बात की, कॉरिडोर का आज एक रियलिटी है, ये तो आप मानेंगे कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोरम और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बार-बार सवाल आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, इस बात को भी दरकिरार नहीं किया जा सकता। अर्दवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैक्रोन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रशिया की तरफ से सर्गेई लावरोव उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो बहुत से नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, ऐसा नहीं कि मीडिया पर वहां पर किसी तरीके की पाबंदी थी, बाकायदा मीडिया सेंटर था, वहां पर दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी, पूरी दुनिया में कवरेज हो रहा था। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ निशाना साधने के लिए एक मुद्दा जो विपक्ष ने अपने हाथ में ले लिया है हथियार के तौर पर? अलकलाम रोमाना जी, अच्छा लगा कि आपने पूरी तरह बचाव की कहते हुए कि किसने बोला उसने बोला। आपने ये भी कहा जब सब बोले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोले, उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिए या दूसरों को जवाब क्यों नहीं देने दिए। आप इससे बच गई, मैं मजबूरी समझ सकती हूँ कि सवाल हम ये पूछ रहे हैं जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वियतनाम में जाकर किया, तो नरेंद्र मोदी जी को भारत के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जो है जवाब क्यों नहीं देने चाहिए थे, क्यों मीडिया को स्थल से बाहर जाने को कहा। भी ये सवाल सीधे पूछते हुए डर रहा है, हमने इसको कहने दिया, हमने अरे एहसान नहीं किया और बार बार मत करिए भारत की साख बड़ी, भारत की साख, अरे भारत महान था, भारत महान है, भारत महान रहेगा, मोदी आए मोदी जाए, भारत की साख नहीं गिरेगी। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, प्रेस की फ्रीडम, मानवाधिकार का जो है अधिकारों का उल्लंघन, जलते मणिपुर को छुपाने की कोशिश, प्रेस मीडिया से डर रहे हैं, विपक्ष को जिस तरीके से इन्होंने बांटने की कोशिश की, भारत और इंडिया के विवादों के बीच में, G20 के बीच में उस विवाद को लेकर आए, राष्ट्रपति भवन में भेदभाव होते हैं। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चाह रही थी कि साहब इस गवर्नमेंट की एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई, उस रूप में मुद्दे सामने क्यों नहीं आए जिस रूप में विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है। लेकिन ये G20 का समिट विपक्ष के मुद्दे उठाने का मंच तो नहीं था ना। जिस तरीके आ रही हूँ जफर भाई, आ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन G20 के समिट में जो विपक्ष चाहता है वो नैरेटिव तो नहीं हो सकता था। आइए सैयद जफर इस्लाम। देखिए रुमाना जी, आपने कभी ये कहावत सुनी होगी, हिंदी की एक कहावत सुनी होगी, अभी इनको रुकवाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। एक तो बहुत दिक्कत है आज, की आवाज जो है आज आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, अभी भी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, इतनी कट कट कर आ रही है, क्लियर भी नहीं आ रही है और बीच बीच में बिल्कुल गायब हो रही है। अभी भी आप बोल रही हैं, मुझे नजर आ रही है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सैयद जफर इस्लाम साहब आइए। मैं रुमाना जी उनकी आवाज बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ऐसी कहावत सुनी होगी। ये ऑपोजिशन जो है, गमंडिया ऑपोजिशन, उसको ऐसा लग रहा है कि देश में इतनी बड़ी उपलब्धि जो है मोदी जी के लीडरशिप में कैसे हो गई।
यही तो उनको दर्द है। ये मोदी जी मोदी जी मोदी 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 करते रहते हैं। अरे भाई, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में इतना बड़ा जो है जो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये भी कहा जाएगा कि दुनिया उसका डंका ये बजा भी रही कहा है। जाएगा कि ये आप कैसे लोगों ने लोग भी हैं? विपक्ष को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये कैसे भाई, नेता विपक्ष को इनवाइट कर लेते, मल्लिकार्जुन खड़गे को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? ये एक वैलिड सवाल है जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उनका दर्जा होता है। अब तक तो ऐसा होता है ना, बुला लेते सर, नहीं, थोड़ा बड़ा मन दिखा देते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ को, क्या नड्डा जी को इनवाइट किया गया था क्या? क्या नड्डा जी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूरे दुनिया की। 70% दुनिया की पार्टी जो है समा जाएगी भारतीय जनता पार्टी की जितनी मेंबरशिप है, उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं बुलाया गया। तो हमने तो कहा ये किया गया, वो सरकारी फंक्शन है, क्यों उसमें घुसना चाहते हैं? भाई, आपके मुख्यमंत्री को बुलाया गया ना? ठीक है, आपके मुख्यमंत्री लोग को बुलाया गया कि नहीं? बुलाया गया। तो राजकुमार भाटी सरकारी फंक्शन राजकुमार भाटी जी, विपक्ष स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद क्यों रखता है सरकार से? मतलब कांग्रेस ऐसी उम्मीद करी क्यों रही थी कि फिर उसके नेता विपक्ष को बुलाया जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाएगा? जफर इस्लाम कह रहे हैं कि साहब, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, हमने तो उस सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया, जेपी नड्डा जी को भी नहीं ज्ञान होता, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस को प्रॉब्लम है। राजकुमार भाटी जी, उन पे सवाल उठे, उन पे आपने घुमा फिरा के 5 बार पूछा जफर इस्लाम से, लेकिन जफर इस्लाम एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं, केवल विपक्ष को गाली देते रहे, विपक्षी पार्टियों की कमियां बताते रहे, कभी घमंडिया कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। इनकी नीयत है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा करने की। ये एक ही उपलब्धि बता रहे हैं कि 20 देशों के प्रतिनिधि आए, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इससे पहले भारत में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भी हो चुका है जिसमें 100 देशों के प्रतिनिधि आए थे। भारत में एशियाड भी हो चुके हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी हो चुके हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि पहली बार आपने कर दिया। लेकिन वो कहते हैं नहीं कि थोता चना बाजेगा ना, ये केवल अपनी छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के ये उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं और ऐसा पेश करना चाहते हैं। मेहमान आए, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मेहमान संदेश क्या लेके गए? मेहमान ये संदेश लेके गए कि भारत में मीडिया को आज़ादी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देते, मीडिया के सामने आने से डरते हैं, भारत में गरीबी है वो छिपाई जाती है, और इतने बदइंतजामी थी कि जरा सी बारिश हुई और उस जो भारत मंडपम में पानी भर गया। ये तमाम जो CNN की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था, ये भी संदेश लेके गए कि भारत के प्रधानमंत्री इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के बहाने अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी जितने आरोप आपने लगाए हैं, अच्छे संदेश तो नहीं, जितने आरोप आपने लगाए हैं, आपने एक तरीके से सबको समअप कर दिया जो विपक्ष की तरफ से पहले दिन से खड़े किए जा रहे हैं इस G20 समिट पर। तो अब की बार पक्ष विपक्ष में G20 पर आर पार। सत्ता पक्ष जिस जी को देश के गौरव और गुणगान से जोड़ रहा है, विपक्ष उसी जी को घोसी से लेकर घोटालों तक को लेकर सत्ता पक्ष की घेराबंदी करते हुए उस जी से नजर आ रहा है। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं हम। सैयद जफर इस्लाम, विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, G20 में विपक्ष मोदी का जलवा नहीं, मोदी की क्रेडिट की जुगत देख रहा है, इस पर आपका जवाब? देखिए, ये गरीबी की बात करते हैं। गरीबों का अगर कोई मसीहा इस देश में है जिसका हाथ किसी ने थामा है तो मोदी जी हैं, जिन्होंने गरीबी को कम किया और लोगों को सुविधाएं पहुंचाई। अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य, पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर गरीबों की बात करने वाले हैं तो मोदी जी है। मोदी जी एक संत है जो दुनिया की शांति और गरीबियों की बात करने वाले देने वाली जो बात है ना, उन्होंने देश का नाम रखा, देश का उस पर भी अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब मेहमानों को 56 भोग परोस रहे हैं और गरीबों को 5 किलो अनाज भरोसे छोड़ रखा है, उस पर भी वो कटाक्ष कर रहे हैं। सर सुनिए पूरी बात जी। आज इनकी नहीं, उनकी काली सोच है। देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, इनको मोदी जी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई, देश पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है और गरीबों से पूछिए, गरीबों के लिए बसिया इस देश में अगर कोई है तो संत नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश की और दुनिया की जो शांति के लिए काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया ने उनको सुनिए, जो महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक के आंकड़े पूरे सारे दुनिया के सारे उन पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। जो बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के आंकड़े विपक्ष रख रहा है, पूरे दुनिया ने आके ये सीखा है कि महंगाई
कैसे कम की जाए। बाकी दुनिया में जो विकसित देश आए हैं जिनकी 85% जीडीपी है वो नीचे गिर रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है और यहाँ जो है महंगाई कम हो रही है, बाकी जगह महंगाई बढ़ रही है। पूरे दुनिया में जो जिस तरह से ओलंपिक गोल्ड मेडल होता है ना, पॉलिटिक्स का ग्लोबल गोल्ड मेडल जो है, संजीव झा, विपक्ष में टेंशन इसी वजह से क्या ये जितनी उपलब्धियां यहाँ पर सैयद जफर इस्लाम की तरफ से गिनाई जा रही है और अब G20 की वजह से उसमें और चार चांद लग गया है। संजीव झा जी, देखिए अपने 9 साल की नाकामी को छिपाने की कितनी कोशिश कर ले, नाकामी छिपने वाली नहीं है। एक बात बताइए, 2 करोड़ रोज नौकरी हर साल देने वाली पार्टी, इनके आने से पहले नौकरी 43 करोड़ थी, आज नौकरी रह गई है 40 करोड़। इनके आने से पहले गैस की कीमत 400 रुपए, अब गैस की कीमत हो गई 1200 रुपए। तो मेरा ये मानना है कि आज चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, आज आकाश से पाताल तक आपने एक आदमी के हाथ कर दिया हुआ है, अदानी। तो मुझे लगता है कि आज पूरा देश जानता है कि किस तरह से आपने इस 9-10 साल में आपने इस देश को लूटा है, इस देश को बर्बाद कर दिया है। आज देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो चुकी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि देश को लूटा, देश की इकोनॉमिक कंडीशन खराब, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है ना, और आने वाले समय में मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ही 3री बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत बनने जा रहा है। समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त सियासत का मिजाज यही है कि अब की बार पक्ष विपक्ष में G20 पर आर पार